तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। हमारा टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज है सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 सेकंड वीडियो। यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट का एक नया पॉइंट क्लियर करेंगे जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड को हमने पढ़ा था, उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हो गया था वहाँ क्लियर, और कुछ उसके हैबिट्स क्वालिटीज को लेकर हमने क्लियर किया। उसके बाद आता है कि सॉलिड जो होते हैं उन्हें हम बांट कैसे सकते हैं। उन्हें हम बांट तो सकते हैं, किस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन होता है, और जितने उनके क्लासिफिकेशंस में पार्ट्स निकलते हैं डिवाइडेशन के बाद, उनके कुछ कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स के बारे में आज एनालिटिक होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सॉलिड स्टेट में हम सब ने जब क्लियर कर लिया, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो जो हमारा सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन होता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट। मतलब कि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं कि जैसे उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। सॉलिड के जानते हैं हम लोग एकदम पास पास होते हैं इसके पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसी के अरेंजमेंट की, इसे कैसे अरेंज किया गया है, कैसे इनको डिजाइन करके रखा गया है, उसके बेसिस पे हम सॉलिड का अपने क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जब सॉलिड का क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे करते हैं हम, तो वहां पे दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। कौन कौन से भाई? ये अपना है सॉलिड, और सॉलिड को हमने कर दिया डिवाइड। तो दो पार्ट में आ गए। पहला है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आता है नाम एमॉर्फस सॉलिड। हिंदी में अगर देखें तो वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। क्रिस्टलाइन को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और एमॉर्फस को हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये दो पार्ट में सॉलिड्स का अपना डिवाइडेशन हो गया। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड इसकी। फिर बात करेंगे अपने एमॉर्फस सॉलिड की डिफिनीशन के साथ। पहले डिफिनीशन क्लियर कर लेते हैं दोनों का। तो पहले आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो एक प्रॉपर होती है, और सेम आप कह सकते हो, सेम अरेंजमेंट रिपीटिंग उसकी होती जाती है किसी सॉलिड में, जिसे हम बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक जो हमारी व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जो हमारे पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है, तो वहां पे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और जब उसे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अपना अरेंज करते हैं अपने इन पार्टिकल्स को, तो वहां पे हमारा एमॉर्फस सॉलिड निकल के आता है। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है, इसे हम क्लियर करते हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो क्रिस्टलाइन में आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से इसमें क्रिस्टल को अरेंज किया जाता है। किस तरीके से? कि जैसे हमारे क्रिस्टल्स हैं, मान लो एक क्रिस्टल है, उससे दूसरा क्रिस्टल इस तरीके से जुड़ा है, तीसरा पार्टिकल जो है हमारा इस तरीके से जुड़ा है, ऐसे ऐसे जुड़ा है, ठीक है। और फिर इस वाले से एक से किसी हमारे दो दो पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे। इस वाले से भी हमारे ऐसे पार्टिकल्स जो हैं जुड़ रहे हैं, इस वाले से भी दो पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे। जब एक से जुड़ा है, फिर इससे हमारे दो जुड़ रहे हैं, फिर इससे हमारे दो ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं। इस तरीके से अगर अरेंजमेंट हमारा हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ज्यादा संख्या में मिलकर अपना एक अरेंजमेंट प्रॉपर बेस पे करते हैं, तो उसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में, इनकी कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलती है शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, जो कि हमारे पास सॉलिड का एक क्वालिटी है। इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती, ये कैसे भी जुड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। एक से अगर दो जुड़ रहा है तो अगले से तीन जुड़ सकते हैं, फिर ऐसे इससे कुछ नहीं जुड़ सकता, हो सके ये खाली चला जाए, इस तरीके से हो सकता है। इसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगी, और इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें उनकी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलती है, जिसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, तो एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे
NaCl हो गए, सोडियम क्लोराइड हो गए, डायमंड्स हो गए, ग्रेफाइट हो गए और कोई मेटल्स आपके हो गए, ये सब आते हैं अपने क्रिस्टलाइन सॉल्ट। और उसके बाद अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो जैसे एग्जांपल ले लो आप, प्लास्टिक्स हुए, और प्लास्टिक के बाद आपके बटर हुए, रबड़ हुए, ग्लासेस हुए, पॉलीमर्स हुए, ये सब जो हमारे होते हैं ये क्रिस्टलाइन में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की डिफिनीशन तो हो गई क्लियर, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन। इसे अक्रिस्टलाइन भी आप बोल सकते हो, जनरली नाम एमॉर्फस होता है। इसे एग्जामिनेशन में जनरली एमॉर्फस ही पूछ सकता है, या पूछ सकता है अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसे कहते हैं, व्हाट आर अक्रिस्टलाइन एक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आगे दे सकता है एमॉर्फस या नहीं दे सकता, दोनों बात एक ही, अक्रिस्टलाइन और जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन। तो ये हमारा एमॉर्फस हो गया, ये क्रिस्टलाइन। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें दोनों के, पहले क्रिस्टलाइन की बात करें, तो पहले किसकी, क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोनों के अपने कुछ कुछ कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर को लेकर, तो पहला अगर हम कैरेक्टर देख रहे हैं अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो यही निकल के आता है। चलो अच्छे से हटा ही देते हैं, अब ध्यान से खाली करते हैं जगह कुछ। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात चल रही है, देखते जाते हैं कि किसका समझते जाते हैं। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला तो निकल के आया कि इसमें पार्टिकल्स की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। पहला आप लिख सकते हो प्रॉपर अरेंजमेंट, ये एन लगा दिया, अरेंजमेंट समझ लेना, ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा आप निकाल सकते हैं क्रिस्टलाइन का, कि इसमें हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप देखने को मिलता है। समझाता हूं ज्योमेट्रिकल शेप मतलब क्या। ये इसका एक अच्छा हैबिट है, ज्योमेट्रिकल शेप आपको देखने को मिल जाता है। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब क्या, ये इसकी प्रॉपर इतनी अरेंजमेंट, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदरता से इसे डिजाइन किया जाता है इसकी अरेंजमेंट को, कि ये एक ज्योमेट्रिकल कोई शेप बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके डायमंड की, तो डायमंड में होता क्या है, एक पार्टिकल तीन तीन पार्टिकल से जुड़ा होता है। ठीक है, कार्बन होते हैं हमारे तीन तीन से जुड़ते जाते हैं, इस तरीके से ये होते हैं, ये तीन से जुड़ेगा, ये तीन से जुड़ता है, ऐसे 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 अगर ये मान लो तीन से हमारे जुड़ते जा रहे हैं, तो देखो ये एक शेप बनाएगा, ये एक शेप बनाते हुए हमारा चला जा रहा है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल हमें शेप देखने को एक अच्छी सी मिल जाती है अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड। या फिर अगर ग्रेफाइट की बात करें, तो वहां पे वो हेक्सागोनल शेप इस तरीके से बनाता है, पार्टिकल्स होते रहते हैं इस तरीके से, वो हेक्सागोनल शेप जो होता है बनाता रहता है। तो ये हमें एक हेक्सागोनल ज्योमेट्रिकल शेप देखने को मिल रहा है, हेक्सागोनल शेप देखने को मिल रहा है। इसे एक बार बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, ये जो है हमारा ऐसे ऐसे इसमें कई सारे निकले रहते हैं, ये परत बाई परत होते हैं, इसमें एक एक लेयर्स होते हैं। ये तो हो गया हमारा ग्रेफाइट का, एक ऐसे रफली बना लो, बाद में हम डायमंड के स्ट्रक्चर को, दूसरे अपने टॉपिक में डायमंड के स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाकर उसके बारे में डिटेल करेंगे। इसको एक जनरली रफली बना सकते हो आप, बनाना चाहो तो। ये है हमारा बना लो एक बार, हो गया होगा ना। अच्छा, इसके बाद और थोड़े अपने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। तीसरा इसका जो कैरेक्टर होता है अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जान चुके इसके डेफिनेशन में कि इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सही है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, एक लार्ज नंबर में अवेलेबल यहाँ पर होती है। लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ये हो गया इसका एक अलग। इसका एक है कि इसके पास एक हाई मेल्टिंग पॉइंट
हाई बोल सकते हैं या फिर आप शार्प कर सकते हो, शार्प या हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी एक मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब ये एक हाई मेल्टिंग पॉइंट पर ही मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं, ना उससे पहले होंगे ना ही उसके बाद होंगे, एक निश्चित और एक हाई मेल्टिंग पॉइंट पर ही अपने मेल्ट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एक इसका आप लिख सकते हो बहुत बढ़िया एक कैरेक्टर एनाइसोट्रॉपिक, पूछी जा सकती है एमसीक्यू टाइप में कि अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एनाइसोट्रॉफी होती है वो कैसी होती है। दो ऑप्शन मिल जाते हैं वहां पे, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक, तो सही जवाब होगा अपना एनाइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपिक मतलब भी बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता है कि एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक होते क्या है। तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है हमारा कि इफ अगर इसे हम अपना नापते मेजर करते हैं इन डिफरेंट एक्सिस और डिफरेंट डायरेक्शन, अगर हम इसे डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब क्या हो गया इसका, ये देख लो एक बार। देखो यहाँ पे इस तरीके से हम जानते हैं 3 एक्सिस होते हैं हमारे, थर्ड डायमेंशनल है 3D टाइप में, ये ऐसे होगा ये इस तरफ, और ये वाला जो लाइन ये बाहर की तरफ या पीछे की तरफ, 3 अपने होते हैं इस तरीके से। अगर आप समझो, देखो ये हो गया, एक इस तरीके से होता है, दूसरा इस तरीके से, और तीसरा अपना एक्सिस ऐसा होता है, तीसरा जो होता है ऐसा, इस तरीके से अपने होते हैं एक्सिस, 3 एक्सिस देखो अपने इस तरीके से एक्सिस हम जान रहे होते हैं। आपके रूम का जो कोना होता है वहां पे 3 एक्सिस देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से, एक तो हमारे जो होते हैं वो ऊपर जाता है, एक उस तरफ और एक इस तरफ निकल जाता है, तो 3 एक्सिस इस तरीके में हमारे होते हैं। तो अगर मान लो ये ए है, ये अपना बी है, तो ये सी होगा। तो एनाइसोट्रॉपिक मतलब कि अगर हम एनाइसोट्रॉपिक के लिए इसे डिफरेंट एक्सिस पर मेजर करते हैं, अगर हम इसे अपने सॉलिड को ए एक्सिस पर मेजर करते हैं तो वहां पे ये अपना एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अगर इसे हम बी पे करते हैं तो ये एक अपना दूसरा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर इसे सी पे मेजर करते हैं तो यहाँ पर भी ये एक डिफरेंट अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब यही होता है एनाइसोट्रॉपिक कि डिफरेंट एक्सिस में या डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर जो सॉलिड अपना डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ये हो गया क्लियर। ये तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात, इसके कुछ कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एमॉर्फस सॉलिड्स की, वो देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का पहला कैरेक्टर ये होगा, सेम इसी का अपोजिट करते जाओ, इसी का अपोजिट करते जाओ आपको मिलते जाएगा। पहला तो यही हो गया कि हमारा एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है यहाँ पे, नॉट अ प्रॉपर या सेम या रेगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हैं। ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गया, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है, उबड़ खाबड़ होती है, आप कह सकते हो अपने लैंग्वेज में। दूसरा सेम इसी का उल्टा कर दो, यहाँ पे कोई भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तीसरा उल्टा कर दो, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसके पास कोई भी अपना शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये किसी भी बहुत कम ही मेल्टिंग पॉइंट पर ये क्या होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अपना बटर ले लो, आप बटर को थोड़े से ही अगर आप थोड़ा उसके अगर हीट उसे देते हो तो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहीं पे अगर आप ग्रेफाइट्स ले लो तो वो मेल्ट नहीं होता, उसके लिए उसे हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। और उसके बाद अगर ले लो इसी को उल्टा कर दो। और एक चीज और एमॉर्फस में होता है कि पहले तो इसका हम कर लेते हैं, एक और इसका यूनिक है जो इसमें नहीं दिखता है, इसमें दिखता है। पहला तो ये होता है आइसोट्रॉपिक, अभी ये एनाइसोट्रॉपिक था, ये आइसोट्रॉपिक है। अब आइसोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया, सेम इसी का उल्टा, ये थे हमारे 3 एक्सिस इस तरीके से थे, ए
बी। अगर हम अपने अमॉर्फस सॉलिड को डिफरेंस एक्सिस पर या फिर डिफरेंस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो ये अपना कोई भी डिफरेंस प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ये हम चाहे जिधर किसी भी डायरेक्शन पे किसी भी एक्सिस पे इसे मेजर करें, हर जगह ये अपना एक ही प्रॉपर्टी अवेलेबल करेगा, क्योंकि इसके पास दिखाने को कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, इसीलिए ये अपना हर जगह एक ही प्रॉपर्टी शो करता है। और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी हर डिफरेंट डायरेक्शन में शो करते हैं। ये हो गया इसका एक ऐसा टॉपिक। एक और इसके पास बात आती है कि कैन फ्लो एट स्लोअर रेट। अब इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसके पास एबिलिटी टू फ्लो अवेलेबल होती है, एबिलिटी ऑफ फ्लो होती है उसके पास एट अ स्लोअर रेट, मतलब एक बहुत कम दर पर, बहुत ज्यादा टाइम पर इसके पास एक एबिलिटी आ जाती है किसकी, फ्लो होने की। जैसे आप बटर ले लो, बटर की बात कर लो, बटर है वो है सॉलिड, लेकिन उसके पास कभी ना कभी उसके पास हीट मिल जाए या किसी भी कारण से हीट हुआ, टेम्परेचर हुआ अप डाउन होने के कारण उसमें एबिलिटी ऑफ फ्लो आ जाती है, वो बहने भी लगता है। ग्लासेस ले लो, ग्लासेस में यही मेन रीजन है कि हमारा जो हम न्यू ग्लासेस लगवाते हैं अपने खिड़कियों में, दरवाजों में, तो वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो कुछ धुंधले हो जाते हैं और कुछ मिल्की टाइप हो जाते हैं। मिल्की टाइप क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें वो ग्लासेस जो होते हैं वो बहते हैं, ऊपर से वो बहते हैं, इसलिए धुंधले मिल्की हो जाते हैं, क्योंकि वो एमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जांपल है। और उसमें क्या होता है, हमें एक स्लोअर रेट पर वहां पे फ्लो होने की एबिलिटी मिल जाती है देखने को। तो ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड और ये हो गया अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जितने थे हमारे क्लियर हो गए हैं अच्छे से। तो अब इसके बाद इसके हम बात कर लेंगे कुछ अलग टाइप में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ क्लासिफिकेशंस हुए बाद में, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन के बारे में अगली वीडियो में अपने आप अच्छे से एनालिटिक कर लेंगे। तो ये हमारे हो गए थे सब क्लियर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर। इसे अच्छे से लर्न कर लो, बहुत ही चैप्टर था, इसमें ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।